प्यारे बच्चों, हम आज जानेंगे कक्षा 10 में विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण में मुख्य रूप से इन हेड्स के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, भौतिक अवस्थाओं के संकेत लिखना, उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसके बाद संक्षारण और एक टर्म और आपका है जो है विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, इन टर्म के अंतर्गत इस चैप्टर को हम अध्ययन करेंगे। तो पहला टर्म आप यहाँ चैप्टर में देखें कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। देखिए, दो तरह के परिवर्तन होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन से तात्पर्य है कि हम जो अपने इंद्रियों के द्वारा जिसको देख सकते हैं, जो परिवर्तन को जो अनुभव कर सकते हैं, वो भौतिक परिवर्तन होता है। जैसे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंज होना, या द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में चेंज होना, या उसके ताप का को मापना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन अर्थात यहाँ रासायनिक अभिक्रिया से तात्पर्य है जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हम कह सकते हैं कोई रासायनिक परिवर्तन अगर हुआ तो समझिए कि रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पर हुई। वो किसी चीज़ में अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से क्या है, वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब जैसे मैग्नीशियम रिबन को है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो जो है वह मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम रिबन है, उसको जलाया गया, हीट किया गया माने बाल की उपस्थिति में, तो वह बन गया जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब जो है केमिकल रिएक्शन किया हुआ कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया गया तो वह बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी को संक्षिप्त रूप में अगर लिखा जाए तो वह कहलाएगा केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। संक्षिप्त रूप में लिखने को जो है वह कहलाएगा, जब आप इसे संक्षिप्त रूप में लिखेंगे तो रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जैसे मैग्नीशियम प्लस वायु आप एरो लगाए, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब दूसरा है रासायनिक सूत्र क्या है। रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र से तात्पर्य यहाँ पर है कि उसको संकेतों के रूप में लिखना। जो रसायन विज्ञान वास्तव में जो है संकेतों के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे हाइड्रोजन पूरा नहीं लिखा जाता, उसके लिए यह लिख दिया गया हाइड्रोजन पढ़ा जाता है। हीलियम है, उसके लिए हीलियम है, उसके लिए जो है ये चाहिए लिखा जाता है। हीलियम के लिए ये चाहिए लिखा जाता है। इस तरह से जहाँ ये चाहिए लिखा उसको हीलियम, तो हमेशा जो है इसको संकेत के रूप में रसायन विज्ञान से पढ़ते हैं। अब जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, पर ये जो है Mg है और प्लस O2 बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे कहेंगे रासायनिक सूत्र, इसे रासायनिक सूत्र कहा जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि रासायनिक सूत्र में क्या क्या कंटेंट है। कि जो बाएं साइड में लिखा जाता है वह अभिकारक होता है और जो दाहिने साइड में लिखा जाता है वह उत्पाद होता है। ये प्रकार है, ये कारक है, ये उत्पाद है, यह उत्पाद है, यह अभिकारक है, अर्थात रिएजेंट है, अभिकारक है। अभिकारक को भी प्लस के द्वारा, अगर एक से अधिक है तो उनको प्लस के द्वारा, बीच में उनके प्लस के द्वारा दिखाया जाता है दोनों को, और इसमें भी एक से अधिक उत्पाद बना है उनके प्लस के द्वारा। और अभिकारक और उत्पाद को जो है उनके बीच में एरो लगाया जाता है। जो हेड होता है, एरो का जो हेड होता है वह उत्पाद को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में है, और ये जो है
जो इसके टेल की तरफ होता है वह अभिकारक होता है। तो इसे एक एरो के द्वारा दिखाया जाता है। तो एरो का उद्देश्य है कि यह क्रिया जो है लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही है, जो राइट की तरफ है वो उत्पाद है और जो लेफ्ट की तरफ है वह अभिकारक है। अभिकारक माने क्रिया करने वाले, और क्रिया करने वाले जो नया पदार्थ बनाते हैं वह उत्पाद कहलाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो है संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण से तात्पर्य है कि जो अभिकारक है और उत्पाद है वो आपस में जो है बराबर होने चाहिए इनकी मात्राएं। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ mg की मात्रा कितनी है? 1 है। यहाँ mg की मात्रा 1 तो बराबर हुआ, लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है उत्पाद, तो बराबर नहीं हुआ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें जो है जो ऑक्सीजन है उसको बराबर करिए पहले। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इसमें जो उत्पाद में है 2 से गुणा कर दीजिए, तो 2mg हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, अब यहाँ देखेंगे mg में अंतर आ गया, तो यहाँ जो है mg को बराबर करिए, mg को बराबर करेंगे यहाँ। अब यहाँ देखिए पूरे एलिमेंट जो है, जो अभिकारक का जितना है मात्रा उतना जो है उत्पाद का भी है। इस तरह से यहाँ जो है समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया। ये समीकरण और हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई समीकरण और संतुलित करना है, जैसे Fi प्लस H2O, Fi प्लस H2O है, Fi3O4 प्लस H2 बनता है, Fi3O4 प्लस H2 बनता है। इसको कैसे संतुलित करेंगे? पुनः एग्जाम्पल के रूप में देखें तो इसके लिए जो है सर्वप्रथम जो है आप देखेंगे कि सबसे बड़ा इसमें जो सबसे बड़े यौगिक को लेंगे इसमें, तो सबसे बड़ा देखिए Fi है, H2O या Fi3O4 सबसे अधिक ये बड़ा है, तो इसको आप लेंगे। इसको जब आप लेंगे तो इसमें इसको पहले संतुलित करने के लिए देखेंगे कि सबसे बड़ा जो एलिमेंट, सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन है। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को पहले संतुलित करें। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है, यहाँ मतलब 4 का ग्राफ कर दीजिए। ऑक्सीजन आपका संतुलित हो गया। अब यहाँ पर देखिए दूसरा चीज हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ देखिए 4 गुना 8 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पर जो है हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब जो राइट साइड में है यहाँ पर हम 4 का ग्राफ कर दें, तो ये भी 8 हो गया। अब लास्ट में आइए आयरन है, यहाँ आयरन 3 है, यहाँ आयरन 1 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो है टोटल ये आपका जो है संतुलित हो गया। 3 आयरन है, यहाँ 3 आयरन है, यहाँ जो है हाइड्रोजन की संख्या 8 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 8 है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है। इस तरह से आप देखेंगे कि ये समीकरण जो लेफ्ट और राइट में है ये संतुलित हो गया। अब आप जो है यहाँ पर पुनः जान लें कि जो संतुलित समीकरण है मतलब लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ समान होने चाहिए जो एलिमेंट है। इसके लिए सर्वप्रथम जो बड़ा यौगिक है उसको लीजिए, बड़े यौगिक में देखिए कौन एलिमेंट सबसे ज्यादा है उसको लीजिए, उसको पहले संतुलित कीजिए, फिर उसके बाद जो है दूसरे एलिमेंटों को बारी बारी से संतुलित कर लीजिए। जो है जितने की आवश्यकता है उतने अंकों का उसमें गुणा कर दीजिए। आगे की तरफ लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे, हमेशा एलिमेंट के बाईं तरफ या कंपाउंड के बाईं तरफ ही जो है अंकों को लिखेंगे जो है। अब देखिए दूसरी चीज ये है कि भौतिक अवस्थाओं को जो है लिखना। भौतिक और रासायनिक समीकरण में भौतिक अवस्थाओं को दर्शाना बहुत आवश्यक है। आप वह सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, भौतिक अवस्थाओं को दर्शाने के लिए सबसे जरूरी है रासायनिक समीकरण। जैसे लीजिए आप 3Fi प्लस 4H2O बन गया Fi3O4 प्लस 4H2। अब यहाँ देखें कि कौन किस अवस्था में है, तो अवस्थाओं को डिनोट करने के लिए सॉलिड के लिए यह, सॉलिड के लिए
यस लिखा जाता है ऐसे कोष्टक में। लिक्विड के लिए स्मॉल एल, लिक्विड के लिए स्मॉल एल, गैस के लिए जो है जी लिखा जाता है स्मॉल जी, या ऊपर की तरफ तीर लगा दिया जाता है। तो इस तरह से इन अवस्थाओं को दर्शाया जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर वह ऐसा वह घोल है इसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों हैं, सॉलिड और लिक्विड दोनों मिले हुए हैं, उसको एक्व दिखाते हैं, एक्वस। मतलब सॉलिड और लिक्विड दोनों उसमें है, ऐसा सॉल्यूशन है, उसको आप जो है उसको एक्वस कहा जाएगा। अब यहां पर देखें, इसमें अगर आपको दर्शाना है तो देखिए जो आयरन होता है यह जो है किस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। H2O यह लिक्विड स्टेट में, इसे स्मॉल एल लिखेंगे। यहाँ पर ये जो है क्या है, ये सॉलिड स्टेट में होता है, यह गैसियस स्टेट में होता है। तो इस तरह से देखिए, अब इस समीकरण यह पूर्णतः कंप्लीट है, यह समीकरण पूर्णतः कंप्लीट है। कोई भी रासायनिक समीकरण, सूत्र समीकरण है, उसमें उसकी अवस्थाएं भी दर्शाई जाती हैं। अभिकारक हैं दोनों प्लस के माध्यम से हैं, जो उत्पाद है वो भी प्लस के माध्यम से है। तो इनको जो है, इनको अवस्थाओं को दर्शाने से जो है यह समीकरण पूर्ण हो जाता है। आयरन सॉलिड स्टेट में आयस लिख देंगे, H2O लिक्विड स्टेट में तो स्मॉल एल लिख देंगे। ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, इसको एस ले देंगे। ये गैस स्टेट में H2 होता है, इसको जी लिख देंगे। या यहाँ पर जो है इसके सामने जो है ऐसे एरो लगा देंगे तब भी सही है, एरो लगा देंगे तब भी सही है, या जी लिखेंगे तब भी सही है। तो दोनों में से कोई एक आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जो है अवस्थाओं को डिनोट करते हैं। पुनः जाने सारे के लिए, लिक्विड के लिए या गैस के लिए जी, और जो है अगर सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें सॉलिड लिक्विड दोनों मिले हुए हैं तो उसके लिए एक्वस सॉल्यूशन का यूज किया जाता है, ये भी लिखा जाता है। चलिए ठीक, अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण के प्रकार जानेंगे। तो रासायनिक समीकरण के प्रकार में पहला आपका है संयोजन। संयोजन माने यहाँ कंबाइन से तात्पर्य है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो संयोजन क्रिया कहलाती है। जैसे कार्बन है, आप कार्बन को जलाया जाता है वायु में तो CO2 बन जाता है। कार्बन को वायु में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। तो क्या हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए और क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ये संयोजन क्रिया है। कार्बन ये क्या, यह सॉलिड स्टेट में है, ये जो है गैस स्टेट में है, ये भी गैस स्टेट में है। अब यहाँ देखिए वियोजन क्रिया, अपघटन क्रिया क्या है, अपघटन क्रिया क्या है, अपघटन अगला अपघटन क्रिया, इसमें कोई एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है और वियोजन क्रिया कहलाती है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको गर्म किया जाता है तो Ca कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है कन्वर्ट हो जाता है। यह देखिए सॉलिड स्टेट में है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, एक गैस स्टेट में है। और उसके बाद है विस्थापन क्रिया। कोई पदार्थ जो है किसी पदार्थ से किसी तत्व को हटा करके उसकी जगह आ जाता है तो वह विस्थापन क्रिया कहलाती है। जैसे आयरन है, आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को हटा देता है तो वह बना देता है फेरस सल्फेट, और जो है कॉपर यहाँ पर विस्थापित हो जाता है। ये विस्थापन क्रिया हो गई। विस्थापन क्रिया से तात्पर्य है कि जब कोई एक तत्व दूसरे यौगिक के, जब कोई एक तत्व दूसरे यौगिक के दूसरे यौगिक से किसी तत्व को हटा देता है, विस्थापित कर देता है, तो वह विस्थापन क्रिया होती है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन से जो है आयन जो होता है वह कॉपर को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन क्रिया क्या है, द्विविस्थापन क्रिया से तात्पर्य यहाँ पर है कि कोई जो
विस्थापित करते हैं। जैसे आपका जो है सोडियम है, यहाँ पे सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, तो ये आपका BaSO4 बन जाता है। देखिए Bo को हटाया, Ba जो है यहाँ सोडियम को हटाया और इस सोडियम ने यहाँ Ba को हटाया, क्या बना और यहाँ बन गया 2 यानी Cl। तब देखिए ये क्या है, द्विविस्थापन, इसमें भी विस्थापन हो रहा है, इसमें भी विस्थापन हो रहा है, यह कहलाएगा जो है द्विविस्थापन। ठीक है ना। तो द्विविस्थापन में दो अलग अलग परमाणु समूहों द्वारा जो है विस्थापन होता है। एक यहाँ सोडियम और बेरियम के द्वारा आपस में विस्थापन हो रहा है, BaSO4 बन रहा है और 2 यानी Cl। अब देखिए दूसरा है ऑक्सीकरण। अब चयन क्या है, अब चयन से तात्पर्य है या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, वो ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाएगी। अगर ऑक्सीजन उससे जुड़ता है तो ऑक्सीकरण, और अगर उससे हाइड्रोजन निकलता है तो वह भी क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। उसी के विपरीत जो है अपचयन है। अपचयन में जो है ऑक्सीजन क्या होगा, जो है निकलेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, वह क्रिया अपचयन की कहलाएगी। यहाँ देखिए जैसे कार्बन है, कार्बन कोयले को जलाया गया, बन गया CO2, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब कार्बन से ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अपचयन में क्या होगा कि अपचयन में जो है क्या होगा कि हाइड्रोजन निकलेगा या हाइड्रोजन जुड़ेगा या ऑक्सीजन निकलेगा। यहाँ देखिए ZnO और C बन गया, Zn और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अब Zn से ऑक्सीजन निकला और ये बन गया क्या है, जिंक में अपचयन हुआ। तो यहाँ ध्यान दिया, और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। अर्थात यहाँ देखिए एक ऐसी अभिक्रिया बन गई जो है कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन माने ऑक्सीकरण भी होता है और अपचयन भी होता है, वो रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। माने उसमें ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो, ये कहलाती हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए यहाँ ZnO है तो इसमें क्या, इसमें हुआ रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ है, अर्थात इससे ऑक्सीजन निकला, ये रिडक्शन। यही कार्बन का भी कार्बन मोनोऑक्साइड बना है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर ये क्या है, कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो लगभग सभी अभिक्रियाएं जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की होती हैं, केवल ऑक्सीकरण में सब अभिक्रियाएं केवल ऑक्सीकरण हो या अपचयन हो रहा हो। अधिकांश अभिक्रियाओं में ही जो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अर्थात अधिकांश अभिक्रियाएं जो है क्या है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं। दो टर्म और आ जाए, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण से क्या तात्पर्य है कि नमी हुआ, अम्ल हुआ, क्षार हुआ, इसके द्वारा बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वे संक्षारित हो जाते हैं। जैसे चांदी है, वायु के संपर्क में रहता है, काली पड़ जाती है। उसी तरह आप देखिए लोहा है जो है वायु के संपर्क में रहता है तो जंग लग जाता है, अर्थात उसका संक्षारण हो जाता है। संक्षारण जो होता है वह उस पदार्थ के लिए हानिकारक होता है। लोहे में जंग लग गया, लोहा जंग लग करके खराब हो गया पूरा का पूरा। उसी तरह चांदी पर काली परत पड़ गई, वो खराब हो गया। तो ये संक्षारण को रोकने के लिए जो है उस पर जो है लेप किया जाता है, उस पर लेप किया जाता है। जैसे आप देखें कि जो है लोहे को संक्षारित से बचाने के लिए जो है उसमें जो है निकेल, कार्बन ये सब मिलाए जाते हैं और जिससे वो स्टील बन जाता है। और स्टील जो है क्या है, उसमें जंग नहीं लगता है। उसी तरह वस्तुओं पर जो है निकेल का जो है ऊपर से परत चढ़ाई जाती है, चांदी पर सोने की परत चढ़ाई जाती है। तो ये संक्षारण को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है। विकृत गंधिता क्या है, बहुत
तीन जो तैलीय पदार्थ हैं वह ऑक्सीडाइज होकर के जो है उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, वह कहलाता है विकृत गंधिता कहलाता है। जैसे बार बार आप तेल को गर्म करें तो वो तेल क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज होने से उसका स्वाद बदल जाता है और जो है वो हानिकारक हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तो इस जैसे चिप्स है, चिप्स छाना गया, उसके बाद जो है रख दिया गया तो कुछ समय बाद मॉइस्चर के द्वारा जो है वो ऑक्सीडाइज जब हो जाएगा तो खराब हो जाएगा उसका स्वाद। उसके स्वाद को बरकरार रखने के लिए जब पैक किया जाता है चिप्स इत्यादि को, तो उसमें निष्क्रिय चीजें गैसें डाली जाती, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को उसमें डाल दिया जाता है जिससे वो चिप्स खराब नहीं होता है। अर्थात जब ऑक्सीजन अगर उसमें रहेगा तो ऑक्सीडाइज होगा वो आयन, अगर जो है अगर नाइट्रोजन रहेगा तो ऑक्सीडाइज नहीं होगा और जिससे वो चिप्स क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो चिप्स के पैकेट में मुख्य रूप से नाइट्रोजन डाला जाता है। ये नाइट्रोजन इसलिए डाला जाता है कि कम क्रियाशील है और क्रियाशील न होने के कारण क्रिया नहीं करता है और जो है क्या है, जिससे वह चिप्स जो है खराब नहीं होता है। इस तरह से आपने देखा कि जो है रासायनिक क्रियाएं एवं समीकरण, रासायनिक क्रियाओं के प्रकार, किस तरह से रासायनिक समीकरण को जो है उनके स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस में आप चेंज करते हैं और क्रियाओं के प्रकार वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, संक्षारण और विकृत गंधिता। इस तरह से आपका एक चैप्टर आपका